एंड ऑर्डर को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में बड़ी बैठक करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिले से एसपी और दूसरे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कुल 16 एजेंडों पर सीएम समीक्षा करेंगे और जिलों से मिली रिपोर्ट को बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके पहले 12 मार्च को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने पर्व त्योहार को लेकर के निर्देश भी जारी किए थे। और इस बार नक्सल अभियान और नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सीएम कोई सख्त निर्देश दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 2 बजे ये झारखंड मंत्रालय में बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर के ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ ये बैठक की जाएगी। में विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और अपराध को नियंत्रण में करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि अपराध को काबू में करने को लेकर और साइबर अपराधियों को कैसे उन पर लगाम लगाया जाए, इस पर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से राजधानी रांची की बात करें या राज्य के अन्य जिलों में कई बड़े आपराधिक वारदात सामने आए हैं, लेकिन कई बड़े मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है। पुलिस ने कई मामलों का खुलासा भी किया है। ऐसे में आपराधिक मामलों में सफलता का स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाया जाए, इस पर आज गहन मंत्रणा होने जा रही है। चूंकि इस बैठक में डीजीपी भी शामिल होंगे, तो जाहिर है कि जिस तरीके से अपराध में नई तकनीकें सामने आ रही है, हर बार नए खुलासों के साथ ये मालूम चल रहा है कि किस तरीके से क्राइम की जो घटनाएं होती है उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर क्राइम जैसी घटनाएं आ रही हैं, तो जाहिर है कुछ बदलती तकनीक पर भी चर्चा होगी। और ऐसे में बता दें कि आज की जो उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जाहिर है कि पुलिसिया जो कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, उसका रोड मैप कैसे आगे तय होगा, इस पर एक बड़ी चर्चा आज होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। लॉ एंड ऑर्डर पर आज हो रही इस बैठक पर जेएमएम का ये कहना है कि सरकार इसको लेकर के गंभीर है, तो वहीं बीजेपी हाल के दिनों की आपराधिक घटनाओं को गिनाते हुए सरकार से सवाल पूछ रही है। हमें गर्व है अपने राज्य पर, अपने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर और हमारे पुलिस प्रशासन पर। विगत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो पराक्रम और शौर्य देखने को मिला है झारखंड पुलिस प्रशासन का, वो काबिल तारीफ है। विधि व्यवस्था की बात करें जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, तो उसमें ये सरकार फिसड्डी रही है। क्राइम के आंकड़ों को देखेंगे तो अब तक 4 लाख संज्ञेय अपराध, 4 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो चुके हैं। पिछली सरकार और इस सरकार के टेन्योर में, जो किसी भी सरकार के लिए गौरवान्वित होने का विषय नहीं है, तो कैसे स्पीडी ट्रायल के जरिए मुजरिमों को सजा दिलाई जाए, इस पर भी चर्चा हो। और अब बात नक्सलियों के खिलाफ अभियान में झारखंड में मिल रही सफलता की करते हैं। पलामू पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सली कमांडर तुलसी भुइया को मार गिराया है और साथ ही कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना भी मिली है। घटनास्थल से एक SLR राइफल बरामद हुआ है। कल शाम 15 लाख के इनामी नक्सली नितेश यादव के दस्ते के साथ भी सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद के नाया जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों को घेर लिया और जिसके बाद मुठभेड़ हुई। पलामू पुलिस और झारखंड जगुआर का इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। तो देखिए, नक्सली कमांडर एक फिर से ढेर हुआ है। कई नक्सलियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है और अब तक जो ये अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सफाया, उससे कई नक्सलियों के खात्मे की खबर भी सामने आई है। नितेश यादव दस्ते के साथ मुठभेड़ किया था, जिसमें नितेश यादव जो 15 लाख का इनामी था वो भी ढेर हुआ। चलिए अब बात करते हैं जैक की। तो जैक के 10वीं के रिजल्ट आज जारी हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करेगा। शिक्षा विभाग रामदास सोरेन सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। छात्र छात्राएं रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट
jac.jharkhand.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। एक और वेबसाइट है jacresults.com पर आप आसानी से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहले साल की अगर हम बात कर लें तो 2024 में झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 90.39% रहा था। जैक ने 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 के बीच ली थी। तो आज 10th का रिजल्ट आने वाला है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन 10th का रिजल्ट जारी करेंगे और 2 वेबसाइट दिया गया है जिसके जरिए छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो दोनों वेबसाइट है एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। पहला वेबसाइट है jac.jharkhand.gov.in पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात कोरोना की करते हैं। झारखंड में कोरोना की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है और सभी व्यवस्था को देखा और परखा है। साथ ही साथ कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक भी की। सभी सिविल सर्जन को एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले इलाके में कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर के एक अहम बैठक करने वाले हैं और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। कोविड के लक्षण मिले हैं एक, और हिंदुस्तान में पहला JN1 वायरस के कारण एक लोगों की मौत हुई है जो बेंगलोर में हुई है। और उसके बाद हम लोग काफ़ी एहतियातन मोड में चले गए और लगातार हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि झारखंड में इस तरह की प्रवृत्ति ना हो। देखिए, कोरोना को लेकर के झारखंड में अलर्ट है और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर अब सतर्कता बढ़ाई जाएगी, बस स्टैंड पर भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर के साथ जांच टीम की तैनाती की जाएगी और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जांच टीम मौजूद रहेगी। तो कोरोना को लेकर के एक बार फिर से अलर्ट जारी हो गया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर इरफान अंसारी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब बता दें कि जो भी जगह पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पर ज्यादा सतर्कता बढ़ाई जाएगी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रामगढ़ के सदर अस्पताल में व्यवस्था पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर के अलग से बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कुल 70 बेड रिजर्व रखे गए हैं। सदर अस्पताल में 40 और ट्रॉमा सेंटर में 30 बेड रिजर्व हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन और दवाई की भी पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। यह एक सामान्य स्थिति है। करना क्या है कि हमें सतर्क रहना है, हमें सावधानी लेना है। हम पहले से भी कोरोना के जंग को जीत कर निकल चुके हैं, तो हमें पता है कि उसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं, उसी का पुनरावृत्ति है। और ये जो वेरिएंट है अभी तक के खबर के अनुसार बहुत ही माइल्ड नेचर का है। हमारा जो रामगढ़ की जो तैयारी है, वर्तमान में हम पूरे सदर अस्पताल में करीब 40 बेड और ट्रॉमा सेंटर में 30 बेड, 70 बेड हम लोग आइसोलेशन का रखे हुए हैं। देखिए, कोरोना के मामले लगातार इस वक्त देश में फैल रहे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कौन सा वेरिएंट इस बार सबसे ज्यादा फैल रहा है। इस बार जो वेरिएंट जिससे लोग संक्रमित हो रहे हैं वो वेरिएंट है JN1। J1 वेरिएंट से इस वक्त लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अब कोरोना सब वेरिएंट J11 को भी अब जान लेते हैं। JN1 आखिर है क्या? तो ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक ये स्ट्रेन है और अगस्त 2023 में पहली बार इससे संक्रमित मरीज मिले थे। करीब 30 म्यूटेशन है इसमें। अब आपको बताते हैं कि कोरोना सब वेरिएंट JN1 क्या है। तो देखिए, अगर आप इससे संक्रमित होते हैं JN1 से, तो इम्यूनिटी की
कमजोर ये वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पर असर करता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है और ज्यादा आसानी से ये फैलता है। बहुत ज्यादा गंभीर ये JN1 वेरिएंट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा खौफ में, डर में रहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। कोरोना सब वेरिएंट JN1 के लक्षण को भी अब आपको हम एक-एक करके बता देते हैं कि अगर JN1 किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले सिर दर्द होगा, बुखार होगा, आंखों में जलन हो सकती है, सूखी खांसी, स्वाद या गंध ना आना, ये भी एक लक्षण है। गले में खराश, नाक बहना या फिर बंद हो जाना, थकान और मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी, ये लक्षण इस वक्त जो वेरिएंट फैल रहा है उसके हैं। तो अगर इस वेरिएंट से कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो उसे जल्द से जल्द जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के आज JMM सभी जिला मुख्यालय में धरना करेगा और पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने अपने जिले में धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। झारखंड में जातिगत जनगणना के पहले सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। कल इसी मामले में कांग्रेस ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया था और आज JMM के नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे पर जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। तो देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार जब कल विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी JMM और कांग्रेस की तरफ से, आज खुद BJP की तरफ से भी मांग की। जो विधेयक हम लोगों ने भेजा, आज 5 साल होने को आए हैं, वो विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है? वो राज्यपाल महोदय के पास लंबित है, राष्ट्रपति महोदया के पास लंबित है, या क्या कुछ आपका विचार है, क्या कुछ आप निर्णय लेंगे उसमें? ये स्पष्ट करना चाहिए। किसी भी हालत में सेंसस नहीं होने देंगे अगर सरना धर्म कोड को समाहित नहीं किया गया तो सरना धर्म कोड को लेकर के JMM के धरना प्रदर्शन पर BJP ने सवाल उठाए हैं और ये कहा कि JMM के लोग आज धरना की जगह पर माफी मांगते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे पर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है आज इनको धरना देने की जगह भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार UPA सरकार में 10 वर्षों तक थे, जिस समय UPA सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था सरना धर्म कोड को, लेकिन ये सत्ता के लिए चिपके रहे। और इनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, जो डिलिस्टिंग की मांग होते रहती है हमेशा कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको आरक्षण की श्रेणी से दूर रखा जाए, उसमें इनकी चुप्पी क्यों रहती है? तो आज धरना की जगह ये माफ़ी मांगते तो मुझे लगता है आदिवासी समाज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है और ये कहा कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, लेकिन भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान भारत से 11 गुना पीछे है। निशिकांत दुबे डेलीगेशन के साथ कुवैत में हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश में भारत का अपना पक्ष रख रहे हैं। आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं और वो हमसे 11 गुना पीछे है। मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो लीडर ने कहा कि हमारे यहां जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, उनको हम कैसे गरीब से अमीर बनाएं, कैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन दें, कैसे उनको हेल्थ दें। और इसी बीच राजधानी रांची से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब घोटाला मामले में ACB की जांच जारी है। पूछताछ के लिए 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। धनंजय कुमार, उमाशंकर सिंह समेत 5 लोगों को ACB का नोटिस जारी किया गया है। सभी को ACB ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। और जामताड़ा से भी आपको बड़ी खबर बताया, जहां अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी जारी है। दुलाडी गांव में पुलिस की एक कार्रवाई हुई है। शराब कारोबारी के घर पर छापेमारी की गई है। मौका पाकर के कारोबारी राजेश महतो फरार हो गया है। 50 कैन बियर और 30 बोतल शराब जब्त की गई है। आपको बता दें कि फरार शराब कारोबारी की तलाश जारी है। में राजेश महतो के घर से करीब 50 पीस बियर और 31 पीस जो है सो विभिन्न ब्रांड का अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। तो जो विक्रेता सर, उनको
नहीं, विक्रेता जो है घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी और लोग थे। तो जो राजेश महतो हैं उनके विरुद्ध कांड प्रतिवेदित किया गया। और इसी बीच गुमला से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेकाबू होकर के पलटी है पिकअप गाड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिकअप पर लोड था डीजे साउंड। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएचसी भरनो में दोनों भर्ती हैं घायल, और भरनो चट्टी मेन रोड पर यह पूरा हादसा हुआ। खबर अब जमशेदपुर से है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां गाय की तस्करी कर भाग रही गाड़ी पलट गई है और इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने 2 तस्करों को पकड़ लिया है और गाड़ी से 5 गाय को मुक्त कराया। इसके बाद तस्करों को पुलिस को सौंप दिया गया। तस्कर शहर के अलग अलग जगह से गाय को पकड़कर उड़ीसा लेकर जा रहे थे। हिंदू संगठन के लोगों ने तस्करों को पुलिस को सौंपते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीका से आप देख रहे हैं आदमी, ये जो गाड़ी अभी पकड़ाया है बोलेरो गाड़ी, हाईटेक और लग्जरी कार है, और लग्जरी कार का इस्तेमाल गौ माता को तस्कर करने के लिए किया जा रहा है, और जिसका हिंदू पूरा इसका विरोध करता है। लगातार हम लोग एक कोशिश में है जितना से जितना इस चोर तस्कर लोग को पकड़ने का, मगर प्रशासन को भी चाहिए हम लोग का साथ देना है। क्यों इसमें जान माल दोनों का नुकसान होने का। काली जो गाड़ी पलटी हुआ है इसमें छोटा छोटा बच्चे लोग, भाई लोग जो गोरक्षक है उसको प्राण भी जा सकता था। ये काम जो है प्रशासन का है। प्रशासन का खबर रहते हुए भी वो तस्कर को हम लोग पकड़ाने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में अब घरों में और दुकानों में चोरी नहीं, गाय की चोरी हो रही है। लगातार कीमती कारों को मॉडलाइज करके शहर के विभिन्न जगहों से गाय की चोरी हो रही है और पुलिस जो है वो मुखदर्शक बनी हुई है। तस्वीर में दिखा रहा हूं कदमा थाना क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हिंदू जो संगठन के युवा है वो एक गौ तस्कर के लोगों को पकड़े हैं। देख सकते हैं किस तरह उड़ीसा का नंबर का ये गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है, और किस तरह से मॉडलाइज करके इसमें 5 गायों को किस तरह जबरन इसमें घुसाया गया था, चोरी करके लेके भागा जा रहा था। इसी दौरान जो यहाँ के जो हिंदू संगठन के युवा है उन्होंने इसका पीछा किया और उसके बाद इसमें जो गाड़ी चला रहे थे वो हिंदू संगठन के युवाओं को रौंदने का प्रयास किया, मगर इसीलिए काफी गाड़ी तेजी में थी, जिससे चलते ये गाड़ी जो है वो पलट जाती है। और पलटने के बाद हिंदू संगठन के तमाम युवा जो है इस गाड़ी को, आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे, उनको पकड़ते हैं और उसके बाद इसमें 5 गायों को बहुत बुरी तरह से बांधकर इसमें रखा गया था। साफ तौर पर जमशेदपुर शहर के हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हेलमेट चेकिंग और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस तत्पर है, मगर जो वो गाय की चोरी हो रही है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर हजारीबाग से है, जहां के कांडाबेर के खावा नदी के पास अवैध कोयला खदान में 3 मजदूर डूब गए हैं और हादसे के 7 दिन के बाद भी मजदूरों का कोई पता नहीं चला है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी है। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम 3 दिन से माइंस के अंदर सर्च अभियान चला रही है, लेकिन मलबा और पानी ज्यादा होने की वजह से अभी तक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है। बताया ये जा रहा है कि अचानक बारिश होने से खावा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे कोयले की अवैध खदान में नदी का पानी घुसने लगा और उसी दौरान खदान से पानी की मशीन निकालने के चक्कर में 3 मजदूर अंदर ही फंस गए। बारिश बहुत तेज था और बाढ़ भी नदी में बहुत बड़ा आया था, उसी बाढ़ में बह गया लोग, 3 लोग बह गए हैं। तो कुछ बकरी चराने वाले लोग इधर थे, वही लोग गांव में सूचना दिए कि बाढ़ में 3 आदमी बह गए हैं। कौन सा काम करने गए थे यहाँ पर? उधर कोई काम में जाते हैं, घर उर बनता है, उधर मजदूरी करते हैं। क्या मालूम चल पाया? अभी तक तो मालूम नहीं चल पाया है, बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो पानी के बहाव में 3 मजदूर बहे थे और बताया जाता है कि यह कोयला का खान है, इसमें समा गए हैं। हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो तीनों मजदूर है काफी सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं।
इसको लेकर जो उनके परिजन है और आस पड़ोस के लोग हैं अब वो मुआवजे की मांग करने लगे हैं। बता रहे हैं कि इनके जो है जिला प्रशासन की तरफ से इन्हें मुआवजा दी जाए। साथ ही जो है स्थानीय स्तर पर कई कोल खनन कंपनियां भी काम कर रही है, तो इनका मांग है कि इनके परिवारों को जो है एक मुआवजा के साथ साथ जो है इन्हें एक नौकरी भी दिया जाए, ताकि इनका आगे का जो जीवन है, इनके परिवार का जीवन है, उसके लिए नौकरी और जो मुआवजा है वो एक जीवन का सहारा बन सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में गिरिडीह जिले के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। नाइजर के उग्रवादियों ने 25 अप्रैल को कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन कंपनी पर हमला किया था और हमले के बाद इन मजदूरों को अगवा कर लिया गया था। मजदूरों के परिवार वालों को उनके सकुशल वापसी की चिंता अब सता रही है। केंद्र और राज्य सरकार से परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रिहाई में हो रही देरी के बाद बीती रात परिवार वालों ने थाली पीट करके अपना विरोध जताया है। बात होती रहती है, लगातार हमसे अपडेट मांगते रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का सरकार की ओर से पहल अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे परिवार में काफ़ी चिंता का एक माहौल सब बना हुआ है। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इन परिवारों को यानी कि जल्द से जल्द यानी कि उनकी वापसी होनी चाहिए। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मस्कुलीगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक महिला और 2 बच्चे की हत्या हो गई है। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद आरोपी फरार है। आपको बता दें कि मानसिक रूप से बीमार था आरोपी। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से आ रही है। ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ। एक महिला और 2 बच्चे की हत्या की गई और महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी फरार है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 3 लोगों की हत्या की गई, बताया जा रहा है कि महिला के पति ने हत्या की है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ फिलहाल जानकारी साझा की गई है, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? बता दें कि इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जो है वो प्रयासरत है। आरोपी की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने की बात जो है वो पुलिस के द्वारा कही गई है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो आरोपी है रवि लोहरा, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसका इलाज जो है वो झाड़ फूक के जरिए चल रहा था। तो कहीं ना कहीं झाड़ फूक एक बड़ी समस्या जो झारखंड में अब तक विद्यमान है, उसकी स्थिति जो है वो रांची में देखने को मिली, जो कि राज्य की राजधानी है। और यहाँ पर उसी वजह से पति ने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक गिरफ्तारी की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर